नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। इसरो यानी कि आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपको इसके बारे में पूरी डिटेल होगी। अभी अभी इसकी दो वैकेंसी आई हुई है। एक तो आई हुई है आपकी विक्रम अंबालाल साराभाई यानी कि जिसे आप कहते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और दूसरी आपकी आई हुई है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर में। तो ये आपके दो भर्तियां आई हुई है इसमें, और दोनों में काफ़ी कम इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट हैं। फिर भी फॉर्म तो अच्छी मात्रा में अप्लाई हुए हैं। और इसरो जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती रहती है, कम वैकेंसी आती है, तो इसका एक प्रीवियस पेपर है मेरे पास, उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, 80 क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन ये पुराना पेपर है जिसमें 60 क्वेश्चन है, तो इस पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। पूरा कंप्लीट आपके है, और लिखा हुआ है महेंद्र गिरी का ये स्पेस सेंटर है जिसका पेपर हुआ था, और आपके इसका पेपर मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। ऑफलाइन टाइमिंग में पेपर हुआ था और मेरे पास बहुत सारे इसके पेपर पड़े हैं, सारे मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। शुरुआत की है इस ऑफलाइन वाले पेपर से, फिर ऑनलाइन जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं उनका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। उनके भी आंसर की मेरे पास पड़ी है, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि बार्क या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन को देखिए। हम ITA बेस्ड आपको नॉन टेक की तैयारी करवाते हैं। प्रश्न पत्र आपकी ये लिखा हुआ है और यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन है। गतिक प्रेरित EMF की दिशा द्वारा नहीं होती है, द्वारा तय की जाती है या फिर द्वारा दी गई है। ये क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इंग्लिश में कह रहा है डायरेक्शन ऑफ डायनेमिक इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय, यानी कि जो आपकी गतिज प्रेरित EMF होता है उसकी आप दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है ये आपके DC जनरेटर में लागू होता है, और राइट हैंड रूल से इसकी हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा पहले का, कि फ्लेमिंग का दक्ष ही आस्त आपकी यानी कि राइट हैंड रूल है वो इससे होता है। अब देखिए राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आपके थंब यानी कि अंगूठा, फिर आपकी फोर फिंगर यानी कि जिसे आप कहते हैं प्रथम उंगली, और दूसरी उंगली जिसे आप कहते हैं मिडल फिंगर, ये तीनों क्या दर्शाते हैं। इन तीनों के अकॉर्डिंग इन्होंने संबंध दर्शाया है कि इन तीनों में परस्पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, यानी कि परस्पर ये समकोण पर होने चाहिए। थंब आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को दर्शाता है, फोर फिंगर आपकी दर्शाती है चुंबकीय आपकी फ्लक्स की दिशा, तो मैं इसे फाई लिख देता हूँ, फ्लक्स की दिशा दर्शाती है। और आपकी मिडल फिंगर होती है वो आपके दिखाती है जो आर्मेचर करंट होता है वो वाली, या फिर इसमें आप कह सकते हैं इंड्यूस्ड EMF। जनरेटर की बात करें तो हम इंड्यूस्ड EMF कह सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए इस प्रकार से दर्शाती है। तीनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि फोर फिंगर किसे दर्शाती है, मिडल फिंगर किसे दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ, फिर आप इसे कंप्लीटली पढ़ लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की मूल इकाई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अब देखिए इंडक्टेंस मैं शुरू से आपको बताऊं तो वेबर होती है आपके फ्लक्स की होती है, फेराड होती है आपकी किसकी होती है, तो आपको पता है कैपेसिटर होती है जिसे आप कहते हैं फेराड में। तो कैपेसिटर की जो यूनिट होती है इसे आप कहते हैं फेराड में, तो मैं सी लिखा रहा हूँ कैपेसिटर में। वैसे कैपेसिटेंस होता है सी, तो और कुलाम होता है आपकी आवेश, तो मैं इसका यहाँ लिखूँ क्या, आवेश होता है, ये कुलाम में होता है। आवेश की यूनिट क्या है, कुलाम, जिसे चार्ज की। और हेनरी ये होती है आपकी इंडक्टेंस की। इसका ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर रहेगा, इंडक्टेंस हेनरी होती है। क्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, क्यू बराबर IT, जिससे एक और फॉर्मूला बनता है, यानी कि आपकी यूनिट बनती है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर सेकेंड भी इसकी एक यूनिट बन सकती है। कंप्लीटली इसे आप पढ़े, हालांकि यहाँ आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपके तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इसरो के पेपर में कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को संचय करता है, यानी कि स्टोर कौन करता है। इंग्लिश में पढ़िए इसे, विच डिवाइस स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी डिवाइस करती है स्टोर, ये आपकी कैपेसिटर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ऊर्जा को, आवेश को एकत्रित करने का काम करता है। और इस एकत्रित करने की जो क्षमता होती है इसे आप कैपेसिटेंस कहते हैं। वैसे भी प्रतिरोध होता है, ये वोल्टेज को ड्रॉप करवाने का कार्य करता है, और एक प्रकार से ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, जैसे का फैन का रेगुलेट होता है वो वाला, यानी कि वोल्टेज को हम कह सकते हैं नियंत्रित करने का काम करता है। और आपके प्रेरक इंडक्टर हैं
ये आपके धारा प्रवाह में विरोध है, धारा के मान में जो विरोध करते हैं इंडक्टर कहलाते हैं। और वैसे आपको पता है थर्मिस्टर, ये जरूर पढ़ लीजिए। ओम के नियम की शर्त पूछी गई है, ऑप्शन पूरे पढ़ने पड़ेंगे, लंबे लंबे ऑप्शन दे रखें फिर आप आंसर कर पाएंगे। द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ इज, तापमान को स्थिर रखना चाहिए, यानी कि आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहिए। दूसरा कह रहा है V/I आपका अनुपात स्थिर होना चाहिए, धारा वोल्टेज से आनुपातिक होना चाहिए, ये आपके कह रहा है। और आपके लास्ट में कह रहा है तापमान भिन्न होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ रखी है, उससे आंसर कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि आपको ऑप्शन देखने हैं, 4 ऑप्शन देखने हैं ना, तो पहला और ऑप्शन एक ही बात कर रहा है। एक तो कह रहा है तापमान सेम हो, एक कह रहा है तापमान भिन्न हो, यानी कि ये 2 ऑप्शन है, अलग अलग बातें कह रहे हैं, यानी कि आंसर इनमें से ही होगा। अब पहले तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है इसका राइट आंसर ए, तापमान को यदि हम कांस्टेंट रखते हैं तब ये ओम का नियम की शर्त लागू होती है। ओम कहता है V/IR, या फिर V समानुपाती I, इस प्रकार से कह सकते हैं। V बराबर ओम के नियम के अकॉर्डिंग आपको पता है IR। फिर ये कह रहा है V/I अनुपात स्थिर होता है, फिर वोल्टेज और धारा में अनुपातिक। तो ये सारी कंडीशन कब लागू होगी, यानी कि ये सारे अनुपात कब स्थिर होंगे, जब आप टेम्परेचर को स्थिर कर देते हैं तब ये कंडीशन लागू होती है। और क्वेश्चन भी आपसे वही पूछा है कि ओम के नियम को लागू करने के लिए क्या शर्त है या कंडीशन क्या रखी है ओम ने। तो ओम ने कहा है कि तापमान को पहले स्थिर करना होगा, फिर मेरी नियम है वो लागू होगा। ये पूरा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि इसरो का पेपर है और टेक्नीशियन बी के नाम से वैकेंसी आती है, इलेक्ट्रिशियन का पेपर है। फिर आपके हैं प्रतिघाती शक्ति का यूनिट क्या है। अब आपको पता होगा शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं। रिएक्टिव पावर का आपको पूछा है क्या यूनिट होगा। एक होती है आपकी आभासी शक्ति, जिसे आप कहते हैं एप्रिएंट पावर, आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति होती है, उसका क्या होता है, तो उसका होता है VA लिख दीजिए या KVA लिख दीजिए, एक ही बात है। VA ये आपकी आभासी शक्ति का है। फिर आपकी आती है वाट वाली शक्ति, जिसे आप ट्रू पावर, रियल पावर, या फिर इसे आप वास्तविक शक्ति कहते हैं। ये आपके होती हैं किल आपके वाट में होती है। फिर ये VAR दे रखा है, ये होती है आपकी एप्रिएंट पावर, जिसे आप प्रतिघाती शक्ति कहते हैं। और प्रतिघाती शक्ति आपकी ज्ञात की जाती है VI sin phi से। तो VI sin phi से प्रतिघाती शक्ति ज्ञात की जाती है। वाट वाली शक्ति होती है आपकी, आपको पता होगा, कमेंट करके बता दीजिए। VI cos phi से ज्ञात की जाती है वाट वाली शक्ति, आप याद कर दीजिए VI cos phi। और ये वाली होती है आपकी VI से ज्ञात की जाती है, जो आपकी एप्रिएंट पावर या आभासी शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी होगा 500 का राइट आंसर, यानी कि आपकी रिएक्टिव पावर VAR या KVAR भी ऑप्शन में मिल सकता है। आपकी KVAR किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टर इस प्रकार से होती है, तो आप इसे जरूर पढ़िए। आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 6, और ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कुंडली में 20 वोल्ट की वोल्टेज को प्रेरित करते हैं, उसकी धारा 5 सेकंड में 10 एम्पियर से 20 एम्पियर हो जाती है। प्रेरण कुंडली का पता लगाएं, यानी कि आपको क्या करना है, इंडक्टेंस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है E बराबर L इंटू DI, मैं सही से लिख देता हूँ DI/dt, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें DI का मतलब होता है धारा में कितना परिवर्तन हुआ है। 10 से 20 हुई है, 10 एम्पियर से 20 एम्पियर हुई है, यानी कि परिवर्तन हुआ है 10 एम्पियर का। और DT यानी कि कितना टाइम लगा है, तो हम कहेंगे 5 सेकंड का टाइम लगा है। और फॉर्मूला आप लगा दीजिए। आपको पता है कि आपको वोल्टेज यानी कि EMF या वोल्टेज की जगह आपको लिखना है 20 बराबर L आपको ज्ञात करना है, DI कितना है तो आप कहेंगे 10, यानी कि परिवर्तन 10 एम्पियर का हुआ है। और DT कितना है तो आप कहेंगे 5 सेकंड। इससे पहले आप कट कर दीजिए 2, और 2 में जब इधर भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 हेनरी आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन करके आप मिलान जरूर कर दीजिए, 10 हेनरी इसका आंसर आ रहा है मेरी तरफ से। आप भी इसका राइट आंसर यदि अलग है तो पहचान करके मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपको कह रखा है कि सिंगल फेज AC मोटर में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। अब सिंगल फेज की AC मोटर आपको पता होनी चाहिए, उसमें आपकी जो कैपेसिटर होता है उसका काम क्या है, तो कैपेसिटर का काम होता है फेज को विभाजित करना, ये फेज को बांटने का काम करता है। अब मैं इसकी कंप्लीट आपको थोड़ी बहुत डिटेल दे देता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल फेज की जो कैपेसिटर वाली मोटरें होती है, इनका रोटर किस टाइप का होता है, तो रोटर आपकी केज टाइप की रोटर होता है।
रोटर का टाइप आपको पूछे तो केज टाइप रोटर होता है, ये भी आप जरूर नोट करें। फिर आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं, स्टेटर में दो वाइंडिंग होती हैं जो परस्पर 90 डिग्री के फेज अंतर पर होती है, और जो फेज को बांटने का काम होता है ये आपके कैपेसिटर द्वारा किया जाता है, और ऐसा इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। इसमें आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है जो 75 से अधिक गति पर आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर को ओपन करके या सर्किट से बाहर करने का काम करता है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी आपसे काम पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट आपको डिटेल इसके बारे में पता होनी चाहिए, हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि पीरा विद्युत पदार्थ होने चाहिए। तो आपके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं ये आपकी एक प्रकार की होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं। इंसुलेटर आपको पता है माइका और होते हैं, यानी कि जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, तो वो पेरा विद्युत उन्हीं प्रकार के होते हैं। पेरा विद्युत का ही एक श्रेणी होती है या एक प्रकार होता है जिसे आप, यानी कि इंसुलेटर की एक प्रकार होता है, उसे पेरा विद्युत कहते हैं। सारे पेरा विद्युत इंसुलेटर होते हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर पेरा विद्युत नहीं होते। एक ये भी लाइन है, हालांकि आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन लाइन है कि इंसुलेटर जो होते हैं वो सारे पेरा विद्युत नहीं होते, लेकिन सारे जो पेरा विद्युत होते हैं ना वो सारे इंसुलेटर ही होते हैं, यानी कि इंसुलेटर के ही आप कह सकते हैं उसकी श्रेणी में आती हैं। वैसे भी आपके इंसुलेटर, आपको ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाना है। इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा क्वेश्चन है, स्पीड से क्वेश्चनों को आंसर करवाएंगे, कंप्लीट आपको डिटेल इनके बारे में होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता में मापी जाती है। बैटरी की क्षमता किस में होती है, तो इसकी क्षमता होती है आपकी एम्पियर आवर में। एम्पियर और आवर ये होती है, यानी कि जिसे आप कहते हैं एम्पियर घंटा भी आपको ऑप्शन दिख सकता है। और छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एम्पियर किसकी है, तो ये विद्युत धारा की यूनिट होती है। करंट जिसे आप कहते हैं ना, करंट की यूनिट क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन पर पूछने पर। वोल्ट होती है आपकी वोल्टेज की, जिसे आप ईएमएफ भी कह सकते हैं, ईएमएफ की भी वोल्ट होती है। और वाट किसी होती है, तो आप कहेंगे शक्ति की यूनिट होती है वाट। P बराबर V इंटू आई से होता है ना, वोल्टेज इंटू एम्पियर से भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो यूनिट आप फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके 10वां क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत अपघट्य को विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आईटीआई बेस्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसका आंसर मुझे हिंदी में तो नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, जिसे कहते हैं हाइड्रोमीटर। ये आपकी जो होता है विशिष्ट घनत्व मापने का काम करता है। एक होता है विद्युत अपघट्य, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व या फिर विशिष्ट घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का काम लिया जाता है, हाइड्रोमीटर यूज होता है। और वैसे भी इस क्वेश्चन का आप आंसर ऑप्शन से कर सकते हैं, दुग्ध मापी लेक्टोमीटर होता है। वायु दाब मापी यानी कि वायु का दाब करेगा, और ये है आपके वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज का मापन करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आता है इसमें से, आप इसे जरूर पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं आपको कि नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, 6 1.5 वोल्ट के सेल समांतर में जुड़े हैं, तो आपको आउटपुट वोल्टेज पूछी है। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक आपके सेल जुड़ा हुआ है प्लस माइनस का, फिर उसके समांतर में आपके 6 इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, सारे समांतर में जुड़े हुए हैं 6। तो मैं एक बार 3 से आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आपके सेल जुड़े हुए हैं। जब भी आपके समांतर में सेल जुड़ते हैं ना, तो समांतर में आपकी वोल्टेज समान रहती है। वोल्टेज आपके कितने ही सेल जोड़ो, 6 10 60 50 कितने भी सेल समांतर में जुड़ेंगे तो आपके वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको करना है। 1.5 वोल्ट का एक है तो 1 वोल्ट के बराबर ही आपकी रहनी है। यदि यहीं सीरीज में होता ना, तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाती है। जैसे कि 1.5 वोल्ट का एक है, फिर आपके 1.5 वोल्ट का है, फिर 1.5 वोल्ट का है, इस प्रकार की करके आपके 6 सेल है, तो आपको 6 से 1.5 से गुणा करनी है। उस समय आपका आंसर बन जाएगा 9 वोल्ट, यानी कि आप उस टाइम सीरीज होता तो आपके 9 वोल्ट होता, और अभी समांतर है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है अच्छा सा, एक ट्रांसफॉर्मर निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करता है, और आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे तब ही आप आंसर दे पाएंगे। पहला पढ़िए, फेरेडे का इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आपकी सेल और बैटरी पर लागू होता है, आपको पता होगा। फिर आपके सेकंड है दो यहाँ से इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि आपके कहा है म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन 2 इंडक्टिव क्वाइल्ड कपल्ड क्वाइल, यानी कि सर्किट। आपको कहा है कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां 2 इंडक्टिव क्वाइल आपस में किसी इंडक्टिवली आपकी, यानी कि
इंडक्टिव से आपके कपल की गई हो, यानी कि एकदम मैकेनिकल कपलिंग न होकर इंडक्टिव कपलिंग हो, वैसे कनेक्ट हो। फिर आपके तीसरे ऑप्शन में कहा है सेल्फ इंडक्शन इन कॉइल, आपस में सेल्फ इंडक्शन हो कॉइल में तब, या फिर कहा है प्राथमिक और सेकेंडरी के बीच चालन धारा चलने की वजह से। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी तो आपका होगा ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। ऑटो ट्रांसफार्मर का यदि आपसे सिद्धांत पूछे, वर्क प्रिंसिपल पूछे, तो ये होता है आपके तीसरे वाला। यहाँ आपके इसका पूछा है नॉर्मल ट्रांसफार्मर का, तो ऑप्शन नंबर बी है। दो कॉइल में इंडक्टेंस के कारण जो कपलिंग होती है उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आपकी ये सिद्धांत होता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के लिए ताजे पेरा विद्युत तेल का रंग कैसा होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है कि ताजे पेरा विद्युत का रंग कैसा होता है, तो ये आपके है रंगहीन होना चाहिए। ट्रांसफार्मर तेल के गुण आपको पता होने चाहिए, काम क्या करता है, कैसे इसके गुण होते हैं। सर्वाधिक आपके पैराफिन ऑयल ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। फिर आपसे पूछी जाती है ट्रांसफार्मर ऑयल की आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो आपको पता है 30 किलो वोल्ट प्रति mm इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जिसे आप कहते हैं पेरा विद्युत सामर्थ्य। और ये देखिए रंगहीन होता है, ये भी आप जरूर पढ़ लीजिए। फिर भी इससे संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक ऑयल के क्या का काम होते हैं वो भी तो पूछ सकता है आपसे। तो ये आपके काम होते हैं, कूलिंग का काम करता है एक ऑयल, 3 काम करता है कूलिंग, फिर आपकी इंसुलेशन का काम करता है, और तीसरा आपके जो काम करता है वो होता है आपके लुब्रिकेशन का। और लुब्रिकेशन का काम उस मशीन में किया जाता है जहां घर्षण होता है। ट्रांसफार्मर में घर्षण नहीं होता, यानी कि ट्रांसफार्मर तेल के 2 काम होते हैं, एक तो आपकी इंसुलेशन प्रदान करना, एक कूलिंग देना। 2 काम करता है ट्रांसफार्मर का तेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके लिए कि विद्युत संकर्षण के लिए सबसे उपयुक्त मोटर क्या है। इंग्लिश में पढ़िए, मोस्ट सुटेबल मोटर फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। ट्रैक्शन वर्क में कौन सी मोटर होती है, सबने याद कर रखा होगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ऑप्शन आपके बी वाला सही आंसर है। डीसी सीरीज मोटर काम में ली जाती है, और इसका काम और भी यूज कर लीजिए, जैसे कि होइस्ट में इसका यूज होता है। होइस्ट आपके हो गया, खिंचावकारी यानी कि ट्रैक्शन जॉब, ट्राम्ब वे, इनमें इनका यूज किया जाता है। तो आप जरूर पढ़िए, ट्राम्ब वे होता है, तो इनमें आपका यूज किया जाता है डीसी सीरीज मोटर। इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ लीजिए। यदि आपसे पूछे कि किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क सर्वाधिक होता है, तो वो भी सीरीज मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क सर्वाधिक होता है। अब देखिए आगे 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा के अंतर परिवर्तन करके उलट हो सकती है। इंग्लिश में पढ़िए, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई इंटरचेंजिंग। किनको चेंज करके हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी कि घूमने की दिशा को बदल सकते हैं। अब देखिए शंट मोटर पहले तो होती कैसी है। ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तार अधिक टर्न की, फिर इसके आपके समांतर में होता है आर्मेचर। आपको पता होगा आर्मेचर इस प्रकार से लगा होता है, ये इसके समांतर में आर्मेचर है, और यहाँ आपका जिसे आप कहते हैं सप्लाई होती है, ये वाली है आपके सप्लाई। इसमें यदि चेंज करना है आपको इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो आप या तो कर दीजिए फील्ड के सिरे, ये आपकी फील्ड, इसके सिरे चेंज कर दीजिए, या फिर आपके हैं आर्मेचर, इसके सिरे चेंज कर दीजिए। दोनों में से एक के सिरे चेंज करने से इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। दोनों में से एक करना है, दोनों को एक साथ नहीं करना है। यदि आप आर्मेचर और फील्ड के दोनों के सिरे एक साथ परिवर्तित कर देते हैं तो DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये आपको डिटेल से पढ़ना है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में AC को DC में कौन बदलता है। यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आ सकता है और आता रहा है। ऐसा क्वेश्चन आना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इजी लेवल की क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड लेवल के भी आते हैं, और जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है वो भी आते हैं। और जो मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं वही आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं, वही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। इजी क्वेश्चन हर कोई सही करता है, आपका सिलेक्शन होता है मीडियम लेवल की या फिर हार्ड लेवल की क्वेश्चन को करने पर। क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में AC को DC में कौन सा घटक करता है, कौन सा पार्ट है जो AC को DC में करता है। अब देखिए डीसी जनरेटर में आपकी कम्यूटेटर होता है, जिसे आप कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ये कार्य करता है, और इसे एक मैकेनिकल रेक्टिफायर कहा जाता है। ये भी आपको पता होगा, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहा जाता है जो आपकी AC वोल्टेज को, पूरा ध्यान आपको होना चाहिए, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में करने का काम करता है। DC वोल्टेज में करने का काम कौन करता है, ये आपके कम्यूटेटर डिस्ट कार्य इसे बोलते हैं, ये करने का काम करता है।
रिश्तकारी बोलते हैं क्या, आप ध्यान रख लीजिए, जो भी कहते हैं कम्यूटेटर मुझे पता है। फिर आपको अब पता होना चाहिए कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो ये आपके हार्ड्रोन कॉपर का बना होता है, हार्ड्रोन कॉपर का ये बना होता है। या फिर ऑप्शन में ज़्यादातर कॉपर ही मिलता है, पूरा ऑप्शन नहीं होता, केवल कॉपर होता है, तो आपको कॉपर की तरफ जाना है कि ये कॉपर से बना होता है या फिर हार्ड्रोन कॉपर से बना होता है। आगे है आपकी फील्ड, जिसे हम फील्ड आपको पता है या सीरीज में आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं और शंट में आपकी आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती हैं। ब्रश होता है जो धारा एकत्रित करने का कार्य करता है, घिसते हुए पार्ट होता है जो आपकी कम्यूटेटर से धारा एकत्रित करता है। और आर्मेचर होता है जो रोटेशन करता है और चुंबकीय क्षेत्र को काटकर ईएमएफ को उत्पन्न करने का कार्य करता है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से एक इजी क्वेश्चन आता है और डीसी जनरेटर से 2-3 क्वेश्चन इस एग्जाम में आपके सामने थे। एक तो था आपके वो कि डीसी जनरेटर में सीरीज वाले और शंट का उपयोग पूछ लिया था अभी, तो वो भी आप जरूर पढ़िए। 3 क्वेश्चन अभी आपके सामने आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर का स्टार्टर कोर से बना होता है, इंग्लिश में पढ़िए, स्टार्टर कोर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, किसकी बनी होती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंडक्शन मोटर में स्टार्टर लगाते क्यों हैं। तो इसकी वजह होती है कि एक इंडक्शन मोटर है जो रनिंग के टाइम 1.5 गुना करंट लेती है, यानी कि जो चल रही है उस टाइम 1.5 गुना करंट लेती है। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग के समय ये 5 से 6 गुना करंट लेती है। और आपको तो पता है, इसलिए स्टार्टिंग में जो करंट होता है उसे कम करने के लिए हम स्टार्टर लगाते हैं, और जो ओवरलोड और आपकी जो अंडर वोल्टेज होता है उनसे सुरक्षा करने का या प्रोटेक्शन करने का काम करता है। और ये सिलिकॉन स्टील की स्टेपिंग से बनता है, उसका बना होता है। तो कंप्लीट इसका आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक चाल, जिसे आप सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और वास्तविक चाल को एक्चुअल स्पीड कहा जाता है, के बीच के अंतर को क्या किस नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कोई मोटर है जो 1500 गति पर चलती है, ये इसकी सिंक्रोनस स्पीड है, लेकिन वो चल कितने पर रही है, तो हम कहेंगे 1460 पर चल रही है, यानी कि बीच में 40 का जो अंतर है इसे क्या कहा जाता है, तो ये आपकी स्लिप होती है। आपको ध्यान होना चाहिए, इसे स्लिप कहते हैं। एक और स्लिप होती है, उसे कहते हैं अंशीय स्लिप। अंशीय स्लिप का फॉर्मूला होता है आपकी सिंक्रोनस स्पीड माइनस आपकी जो वास्तविक अभी है NS माइनस NR बट्टे आपके जो है NS, इसे कहते हैं अंशीय स्लिप। और यदि इसे 100 से गुणा कर देते हैं तो इसे कहा जाता है स्लिप प्रतिशत। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। हालांकि स्लिप की डेफिनेशन आपको ये वाली है, आप इसे जरूर पढ़िए। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि 19 नंबर क्वेश्चन है, एक सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंस कैपेसिटर लिखा है ना, सिंक्रोनस कैपेसिटर यानी कि संधारित्र कहा जाता है वेन इट इज, ये होता है। अब देखिए इसको जब हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं तो इसका काम होता है, एक तो इसे ओवर एक्साइट करो और दूसरा इस पर कोई लोड नहीं हो। तो पूरा ऑप्शन इस प्रकार से मिल सकता है, हालांकि इन्होंने ऑप्शन अधूरा दिया है, और एग्जाम में आपके ऑप्शन मिल सकता है ओवर एक्साइटेड नो आपके लोड, यानी कि बिना भार की अति उत्तेजित मोटर होती हैं, उसे आप सिंक्रोनस कैपेसिटर कह सकते हैं। ये वाला आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है आपकी ये सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम ली जाती है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है कि परिपथ के जो आपकी कंटिन्यूटी होती है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है सही से, अविच्छिन्नता कंटिन्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजुअली चेक्ड बाई, तो आपकी यहाँ आंसर आएगा, मुझे लगता है मल्टीमीटर ऑप्शन में होता तो वही आंसर करते हम, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से जांच की जाती है इसकी कंटिन्यूटी। हालांकि इन्होंने ऑप्शन की में आपके आंसर की में ओम मीटर को सही आंसर माना है। कंटिन्यूटी यूज करने के लिए यदि आपसे आगे कोई क्वेश्चन पूछे तो वहाँ आपको मल्टीमीटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी MCB का पूरा नाम क्या होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, सबको याद है। हालांकि इसे हिंदी में यदि ऑप्शन दे देता ना, इंग्लिश वाले हटा देता, तो कोई भी सही कर पाता, मुझे नहीं लगता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर ये होती है आपकी MCCB की यदि आपसे पूछे तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। फिर ये आपकी होती है एक ELCB का भी पूछा जाता है, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट आपके ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, M लिख दिया गया, ELCB ये भी आप जरूर करें। RCC आपके होती है RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर।
तो यहाँ आपको एमसीबी की करना था, ऑप्शन नंबर सी की तरफ करके हम आगे बढ़ेंगे 22वें क्वेश्चन की तरफ। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मध्यम वोल्टा इंगित करता है। इंग्लिश में पढ़िए, मीडियम वोल्टेज कौन सी है। तो मीडियम वोल्टेज यदि आपसे पूछे तो आपको करना है ऑप्शन नंबर बी, 650 वोल्ट से अधिक नहीं, यानी कि आपके 650 वोल्ट तक होती हैं उसे मीडियम वोल्टेज कहते हैं। 230 तक आपको पता है, और फिर आपके 350 650 है, यानी कि 650 वोल्ट आपके मीडियम वोल्टेज की तरफ आएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मार्ग प्रकाश व्यवस्था में दीप सभी में जुड़े होते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इंग्लिश में पढ़िए। तो इनके ऑफिशियल की में आपके समांतर माना है कि समांतर में सारे स्ट्रीट के जो लाइट होते हैं वो आपके समांतर में जुड़ी हुई है। हालांकि यदि हम देखें तो समांतर में जुड़े हुए होते हैं आपके घरेलू जो उपकरण होते हैं वो समांतर में होते हैं। यदि आप फैन ऑन करते हैं तो केवल फैन ऑन होता है, लेकिन सीरीज में जब होता है तो आपको एक स्विच ऑन करने पर जितने भी उपकरण होते हैं वे सारे ऑन हो जाते हैं। जैसे कि हमारी जो सजावटी एक माला आती है ना, लाइट की माला आती है, आपको पता होगा दिवाली के टाइम लगाते हैं, वो आपकी सीरीज में जुड़ी होती हैं। एक को जलाने के लिए हम सारी एक साथ जल जाती हैं, तो वो सीरीज कनेक्शन होता है। 24 नंबर आपकी क्वेश्चन है, कौन सा सबसे अच्छा ऊर्जा दक्ष प्रकाश फिटिंग है। और ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। 24वां क्वेश्चन है जिसमें आपकी एलईडी को इन्होंने सही माना है। एलईडी की हालांकि इसरो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मुझे भी पता है। अभी एक क्वेश्चन था जिसमें आपकी CIR जिसे कैथोड क्या है आपकी CRI आपको पता होगा, कलर रेंडरिंग इंडेक्स है ना, कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो इसमें इन्होंने आपकी एलईडी का पूछा था, वो भी आपको पता है एलईडी का सर्वाधिक इन्होंने माना है, तो वो भी आप जरूर पढ़िए। यहाँ इन्होंने सबसे अधिक दक्ष लैंप पूछा है, तो एलईडी आपको ऑप्शन की तरफ करना है। नेक्स्ट आगे आपकी क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इकाई किलोवाट घंटे होती है। देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती है इनकी प्रिंट में, यहाँ इन्होंने किलोवाट घंटे दे दिया, यहाँ KWH दे दिया। इंग्लिश में भी इन्हें किलोवाट घंटे देना था, या फिर हिंदी में भी इन्हें KWH देना था। हालांकि किलो वोल्ट आपकी वोट घंटे होती है, ये KWH को दर्शाता है। जो आपका एनर्जी मीटर होता है उसके बारे में बात की जा रही है। KWH ऊर्जा की है, आपकी विद्युत ऊर्जा, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो KWH में होती है। ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। वैसे भी जो शक्ति होती है वो किस में होती है, तो आप कहेंगे वाट में होती है, धारा एम्पियर में होती है, और आपके वोल्टेज होती है वोल्ट में होती है। कंप्लीट इसके बारे में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H वर्ग विद्युत रोधी सामग्री की तापमान सीमा। देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन को करने के लिए एक आपको टेबल याद करनी चाहिए। टेबल आपकी शुरू होती है YAE, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्लीट जितना मुझे याद है। YAE आपकी BF, मैं इसे लिख देता हूँ YAE BFHC, ये पूरी अचालकों की वर्गीकरण की टेबल है। कंप्लीट मैं इसे एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्या होती है यहाँ से लिखिए YAE BFHC, ये आपके अचालक के वर्ग होते हैं। इनका टेम्परेचर भी आपको लाइन वाइज याद कर देना है, 90 फिर 105 फिर आपकी 120। मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ। बी का आपकी 105 120, उसके बाद 130 155 है, और फिर आपकी 180 है, और सी का है आपके 200 से 250। तो ये आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है। अभी आपसे किससे पूछा गया है, तो एच का पूछा है ना, तो एच का आप देख लीजिए कितना होगा, 180 होगा, और 180 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि सी नंबर वाला ऑप्शन आपकी सही होने वाला है। इसे आप कंप्लीटली इस प्रकार से कर सकते हैं। पूरे 60 क्वेश्चन है, तो आज 30 कर देते हैं, 30 नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। इस प्रकार से आपको सारे पेपर में सॉल्यूशन करवा दूंगा। 27 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी नॉमिनल आपके डायमीटर ऑफ 16 SWG वायर इन mm, आपके mm में पूछा है, इसका व्यास कि क्या होगा। 16 आपके SWG का वायर है। इनका तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना चाहिए, 1 mm में कितने SWG होते हैं, 1 SWG में कितना mm होता है। इसका राइट आंसर आपकी 1.6 mm है, इसे भी पढ़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी 1-2 आते हैं। आप देखिए 28वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि आपकी 1000 वाट का 200 वोल्ट का केतली है, विद्युत केतली, इसके तापन तत्व के प्रतिरोध की गणना करें, यानी कि R आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन हीटिंग एलिमेंट ऑफ 1000 वोल्ट्स 200 वोल्ट इलेक्ट्रिकल केटल। इसका एक फॉर्मूला होता है, P बराबर आपकी V²/R। तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिखूँ ना तो बेटर रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। P बराबर V²/R।
वी यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 200, तो 200 का आप कर दीजिए स्क्वायर यानी कि 200 इंटू 200। फिर आपको कहा है बट्टे में आपको करना है आर, और आर आपको कैलकुलेट करना है, और पी आपको कितना दे रखा है, तो पी को बराबर में है, इसे यहाँ लिख रहा हूँ 1000 आपको दे रखा है। जब आप आर कैलकुलेट करेंगे तो वज्र गुणा कर सकते हैं ना, तो यहाँ आप कर दीजिए वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो आर आपके इधर चला जाएगा बराबर के इधर, और यहाँ आपके आ जाएगा 1000। कैलकुलेट कर लीजिए, मेथ का क्वेश्चन है, और ये लीजिए 3 जीरो कट हो गई, अब आपके 40 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है ना, 2 जीरो ये सारी कट हो गई, अब आपके 2 और 20 इंटू कर दीजिए, 40 आपका आंसर आ रहा है। इसे जरूर कैलकुलेशन करें, अच्छा क्वेश्चन है, 40 ओम प्रतिरोध। 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसे भी आप पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन पूरा मैक्सिमम जूम कर दिया मैंने, इसे पढ़िए। इंग्लिश में आपको समझ आएगा, हिंदी में एक बार इस लाइन का ही अनर्थ कर दिया। इसने कहा है 3 धारिता के प्रत्येक 10 माइक्रोफेराड समांतर में जुड़े हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हिंदी में समझ नहीं आएगा, आप इंग्लिश में पढ़िए। 3 कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेराड ईच कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आपको पता होगा समांतर में जब आप कैपेसिटेंस जोड़ते हैं तो यहाँ इन्होंने सीरीज वाले का भी आंसर दे रखा है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए कैपेसिटर होता है ना, ये समांतर में जुड़ता है तो ये प्रतिरोध के सीरीज की तरफ होता है, यानी कि 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा, और माइक्रोफेराड है तो ये वाला आंसर होगा। यदि ये सीरीज में होता ना, तो सीरीज में होता 1/CT का फॉर्मूला इस प्रकार से लगता, C1 + C2 1/C2 बट्टे 1/C3, यानी कि ये आपकी सीरीज के लिए फॉर्मूला है। तो सीरीज में आप ज्ञात करते हैं तो 3/10 बराबर 1/CT, और CT ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला बन जाता 10/3। ये वाला आपकी सीरीज के लिए बनता, और ये समांतर के लिए। अभी अभी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। कंप्लीट आप भी कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। फिर हम 31 नंबर क्वेश्चन से भी आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन करवाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है, प्राइमरी सेल नहीं है। ड्राई सेल या शुष्क सेल प्राइमरी सेल है, डेनियल सेल ये आपकी प्राइमरी है, और लेक्लांची सेल भी प्राइमरी है। हालांकि लेक्लांची का शुष्क सेल ही ये दोनों एक ही सेल है, लेक्लांची ड्राई सेल और लेक्लांची सेल दोनों एक ही प्रकार के हैं, एक ही है। इसे बोलते हैं लेक्लांची का सेल, इसे बोलते हैं लेक्लांची का ड्राई सेल, तो दोनों एक ही प्रकार के सेल हैं। निकिल का जो आपके निकिल आयरन सेल है, ये एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है। यहाँ आपके राइट आंसर ये वाला रहने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।